उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है, यानी 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। बजट की जो हाइलाइट्स हैं, जो आपने देखा है, इसमें 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई हैं। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी ये परिसंपत्तियों के नवनिर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है और यहीं से रोजगार का सृजन भी होता है। ये रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। ये बजट का मुख्य हाइलाइट्स है। आपने इस चीज को बजट में देखा होगा, बजट भाषण जब वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने इस बात को गौर किया होगा कि बजट में जो हमारी एफआरबीएम की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। तीसरा है, यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बेमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। 2017 में जिस राज्य में ऋणग्रस्तता थी और वह उसकी 30% से अधिक थी, उसे घटा करके हम लोगों ने अगले ही 2-3 वर्षों के अंदर 27% में लाने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन 3 वर्ष का जो कोविड कालखंड था, इसके कारण यह सीमा बढ़ी थी। हम इसे फिर से 27% में लाने में सफल हुए हैं और हमारा इस वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य है कि हम इसको 23% तक लेके आ जाएं। यानी जो रिजर्व बैंक ने तय किया है कि किसी भी राज्य की जो कुल जीएसडीपी होगी उसकी 30% से अधिक ऋण उस पर नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जिस राज्य के पास जो भी एफआरबीएम की सीमा तय की गई है उसके अधीन उत्तर प्रदेश ने अपने वित्तीय प्रबंधन को रखा है और उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता उसी के अधीन उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। यह हमारा कुशल वित्तीय अनुशासन भी है। बिना अतिरिक्त टैक्स लगाए हुए उत्तर प्रदेश के अंदर वेलफेयर की स्कीम को, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम को और प्रत्येक सेक्टर में नई
ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए विकास के नित नए सोपान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उसके बल पर उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। देश की जो टॉप 3 इकोनॉमी है उनमें से उत्तर प्रदेश की एक है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, हमने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अब अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है इसको हम 2.24% तक के नीचे लेके आने में सफल हुए हैं। यह स्थिति 2017 के पहले यह लगभग 17 से 19% तक था। आज इसको हम नीचे करने में सफल हुए हैं। जॉब लेड ग्रोथ को लेकर के हम लोगों ने इस पूरे बजट की जो हमारी सोच है, युवाओं के प्रति समर्पित भाव के साथ जो भी ग्रोथ हो वह उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी हो और युवाओं के एम्प्लॉयमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए एमएसएमई, स्टार्टअप, ओडीओपी और स्थानीय उद्यमियों को विकसित करते हुए बृहद निवेश की नई योजना के साथ उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के रूप में भी एक बड़ी भूमिका के साथ आगे बढ़ाने का तय। और इसके लिए आपने बजट में इन चीजों को देखा होगा, कैसे उत्तर प्रदेश ने अब उस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के आज जो बड़ी घोषणाएं हुई हैं, उन बड़ी घोषणाओं में जो बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां पे चल रहा है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश राज्य में हमेशा इस बात को देखने को मिलता था कि अलग अलग विभाग अलग अलग समय में अलग अलग डाटा प्रस्तुत करते थे। हमारी सरकार ने तय किया है कि हम यूपी के अंदर एक स्टेट डाटा अथॉरिटी का गठन करेंगे। स्टेट डाटा अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के अंदर रियल टाइम डाटा और उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ साथ उसके लिए भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। बजट की जो हाइलाइट्स हैं उनमें से ये भी है। दूसरा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अन्य सेक्टर में कार्य करने के लिए डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना, यह भी बजट में इसका प्रावधान, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। मेडटेक और डीपटेक के लिए एआई मिशन की घोषणा, यह भी इस बजट के अंदर है, जिससे युवाओं के लिए स्किल युवा को अधिक से अधिक जॉब हम उपलब्ध करवा सकें। इसके लिए उनकी स्किलिंग की प्लानिंग भी इस बजट में, उसका महिला उद्यमी उत्पाद और विपणन केंद्र के रूप में उसे विकसित करना, सी मार्ट के रूप में लोकल स्तर पर एसएचजीज के माध्यम से उन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी घोषणा ये भी है, जिसमें स्थानीय स्तर की महिलाएं एसएचजीज के माध्यम से जो अपना लोकल गांव में, शहरी क्षेत्र में अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, महिला स्वयंसेवी समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। सिटी इकोनॉमिक जोन एससीआर, काशी मिर्जापुर इकोनॉमिक जोन, प्रयागराज चित्रकूट इकोनॉमिक जोन, कानपुर झांसी इकोनॉमिक जोन, ये क्लस्टर डेवलप करने की एक नई कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद जन विश्वास सिद्धांत, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है यह जन विश्वास सिद्धांत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम 17 में जब आए थे, यूपी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग थी वह लगभग 13-14 पे रैंकिंग थी हमारी। हम लोगों ने पहले 3 वर्ष के अंदर इसको नंबर 2 पर लाने में सफलता प्राप्त की। फिर यूपी ने चीफ अचीवर स्टेट के रूप में
अपने आप को स्थापित किया। अब हम जन विश्वास सिद्धांत के रूप में निवेश करने वाले निवेशक को सिंगल विंडो सचमुच दिखाई दे, इसके लिए उन सभी चीजों में रिलैक्स करना, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग आदि की कार्रवाई को अधिक सरल और सहज बनाने के लिए हमें इस दिशा में आगे कार्य कर, इस दिशा में इसको अब लागू करने की दिशा में यूपी आगे बढ़ा है। प्रदेश में डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप योजना, इस स्कीम को भी यूपी ने आगे बढ़ाने की दिशा में इस बजट में इस पर कार्य किया है। लेकिन इन सभी पर हमें सफलता